गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर आज ट्रिप स्टार्ट होगा ना? हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था आई थिंक। यस सर, खत्म कर दिया सर खत्म कर दिया था उसे पूरी तरह से। यस सर, इन सेंट्रल लोकस ये सब पढ़ा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बहुत ही इजी चैप्टर था, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे तो इजी चैप्टर था, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज इसमें ना आई थिंक 3 क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में। 3 क्वेश्चन, एक आएगा 1 मार्क का, एक 2 मार्क का और एक शायद 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, आज तो सैंपल पेपर निकल चुका है सीबीएसई बोर्ड ओके। का। सर सीबीएसई यस में सर, पहले से ही निकल गया था 2-3 दिन सर पहले। बोल रहे हैं कि 50% सिलेबस या तो कम होगा या फिर 1.5-2 महीने एग्जाम पोस्टपोन होगा, ऐसा कुछ होने वाला है फिर से। हाँ, वो देख लेंगे बाद में जैसा भी होगा। सर मतलब एग्जाम पोस्टपोन होगा। हाँ, बहुत ही इजी हो जाएगा, चीज़ें बहुत ही इजी हो जाएगी तुम लोगों के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा, सिलेबस भी कम हो जाएगा, तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में ही रहेगा। ठीक है, पढ़ाई तो वैसे तुम लोगों की हुई नहीं है कम, जितना होना चाहिए उतना तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। और एनटीएससी की बात करें तो एनटीएससी में भी इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, तो हाँ, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आसान चैप्टर था, ये आसान चैप्टर, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में भी वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है और एनटीएससी में भी। अब हम लोग करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट, ट्रिगोनोमेट्री करते हैं। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सो इसमें इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है बस सिलेबस में। सर मॉड्यूल में तो दोनों चैप्टर्स एक साथ कंबाइन होंगे या अलग अलग आएंगे? जो किसमें? 8 और 9 है, 8 और 9 से जो चैप्टर है वो मॉड्यूल में कंबाइंड आएंगे या अलग अलग आएंगे? नहीं, एक साथ ही होगा, इसके बाद तो वही चैप्टर आएगा। ओके सर। तो इंट्रोडक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये समझते हैं हम लोग। वैसे तो सभी बच्चे लगभग जानते ही होंगे कि क्या होता है, लेकिन फिर भी देख लो। यस सर। हाँ, फिर भी देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है इसमें। सो ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल और एंगल से रिलेटेड। मतलब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में साइड और एंगल के बीच में रिलेशन जो है उससे रिलेटेड जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, लेकिन ट्राइंगल सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पॉलीगन होता है। तो ट्राइंगल के बारे में और ट्राइंगल के बारे में भी, मतलब एरिया नहीं, ट्राइंगल के पेरीमीटर नहीं, ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन है ना, बस इतना ही जानना है। ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन जो है उसी की स्टडी ट्रिगोनोमेट्री है। लेकिन आप समझ सकते हो और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि खाली ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन जो है वो कितना वास्ट हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्री आपने देखा ही होगा, और ये तो कुछ भी नहीं है, 10th क्लास में तो इंट्रोडक्शन केवल दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से। सो बेसिकली ये क्या है, एक ट्राइंगल में साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है ना, जैसे आप देखो, इमेजिन करो कि एक दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन में हम 10 साल के बच्चों के बारे में चल रही ना चाहते हैं, पूरे दिल्ली के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में वो स्टडी कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही है, मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है, उसमें हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री एक छोटा सा ब्रांच है। उस ज्योमेट्री के अंदर एक छोटी सी चीज होती है ट्राइंगल, उस ट्राइंगल के अंदर जो है साइड और एंगल्स होते हैं, उसके बीच का रिलेशन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री है। सो इमेजिन कर सकते हो कि ये क्या हम लोग करने जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही छोटी सी बात करने जा रहे हैं, छोटी सी चीज सीखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग देखो कैसे डिफाइन कैसे किया गया है। डिफाइन इस तरीके से है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के एंगल सामने वाला एंगल जो होता है, सॉरी 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड जो हाइपोटेनियस होता है। तो अगर मान लो कि मैं इसको कह देता हूँ कि ये है ए और ये बी है और ये सी है, तो इसमें 2 एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल्स होंगे ऑब्वियसली,
कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, जानते ही हो आप, एंगल बी और एंगल सी को हम एक्यूट एंगल्स कह सकते हैं। तो एंगल सी जो है एक्यूट एंगल है, एंगल सी इज एक्यूट, नो डाउट। इसमें ए बी जो है, ए बी कहलाता है, ए बी इज साइड अपोजिट टू एंगल सी, ठीक है। हाँ सर एंगल बी भी एक्यूट ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, एंगल सी भी एक्यूट है, एंगल बी भी एक्यूट है, ठीक है। तो सी जो ये है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बिना किसी, हाँ आप सभी बच्चे देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई बच्चों ने करा हुआ होगा, क्वेश्चंस वगैरह कर रखे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये कह सकते हो कि टेस्टिंग टाइम है भाई, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो। जिनको नहीं पता है तो मैं तो 0 लेवल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन जिनको पता है थोड़ा सा पेशेंस रखो और कंप्लीट हो जाने दो 10-15 मिनट में, तो उसके बाद जो है फिर आप क्वेश्चन करोगे करना। तो हम ए बी को कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल सी, ठीक है, और ए सी को कहते हैं इज साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एडजेसेंट टू एंगल सी, क्या कहते हैं इसको। और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही है, वो सबसे बड़ा साइड है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस ही कहेंगे, उसमें उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ए बी को कहा जाएगा एंगल सी का, एक्यूट एंगल के बारे में फोकस कर रहे हैं हम, राइट एंगल के बारे में फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सी एक्यूट एंगल है, तो ए बी अपोजिट है साइड, ए बी साइड जो है वो सी एंगल के अपोजिट में है, और ए सी साइड जो है वो सी एंगल के एडजेसेंट में है। सिमिलरली एंगल बी भी एक्यूट है, एंगल बी इज ऑल्सो एक्यूट, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हो कि ए सी इज साइड अपोजिट टू एंगल बी एंड ए बी इज साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, एडजेसेंट टू एंगल बी। ये चीजें जो है ना, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये एक तरीके से आपको पता होना चाहिए, प्रेरिक्विसाइट है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ट्रिगोनोमेट्री को स्टडी करने के लिए। अब बात आती है कि ये चीजें हमें पता चल गई कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने ये सारी बातें जान ली, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सारी बातें जान ली, तो 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए, अभी इसको परमानेंटली याद नहीं रखना है, परमानेंटली नहीं याद रखना है आपको अभी टेम्परेरीली समझो इस बात को कि ये x है, ये y है और ये h है। तो इसमें ना अगर हम दो साइड का रेशियो अगर निकालेंगे तो टोटल 6 रेशियोज निकल के आएंगे, एक आएगा x बाई एच, एक आएगा y बाई एच, एक आएगा x बाई वाई, एक आएगा h बाई x, एक आएगा h बाई वाई और तीसरा आएगा y बाई x। मतलब एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में 3 साइड्स हैं, तो दो साइड लेकर के अगर हम रेशियोज निकालेंगे तो टोटल 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। ये 6 रेशियोज हैं, और जब ये तब से है जब से ट्राइंगल अवेलेबल है। मतलब ऑब्वियसली हमारे पास अगर एक ट्राइंगल, मान लो कि 5000 साल पहले भी एक ट्राइंगल किसी को पता होता कि ये ट्राइंगल क्या होता है, तो उसको पता होता 3 साइड्स होते हैं, तो 3 साइड में कितने रेशियोज निकाले जा सकते थे? 6 रेशियोज निकाले जा सकते थे, है कि नहीं। x बाई एच, y बाई एच, ऐसे ही x बाई वाई, 6 रेशियोज निकाले जा सकते थे। ये 6 रेशियोज हैं, हम 6 रेशियोज के बारे में सीखेंगे अभी, ठीक है। आप सब जानते भी होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो यही रेशियोज जो होते हैं, यस सर। सर इन रेशियोज के बारे में ही सीखेंगे। बोलो बोलो। सर जो एंगल बी में आपने लिख रखा है कि ए बी इज एडजेसेंट टू एंगल बी, तो सर सी बी भी तो मतलब जो एच है वो भी तो एंगल बी के एडजेसेंट है। बेटा मैंने वो चीज बोला था अभी आपको कि हाइपोटेनियस को कोई स्पेशल नाम नहीं देते हैं, अभी आपने सुना नहीं ध्यान से, हाइपोटेनियस ही रहता है, ठीक है। हम ये दो छोटे साइड्स के बारे में कह रहे हैं, एडजेसेंट साइड है, यस हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड है, बिल्कुल है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम ये 2-3 चीजें को, कुछ चीजों को हमने ये डिफाइन कर दिया है कि एंगल सी अगर एक्यूट है तो एक्स को हम या ए बी को हम अपोजिट कहेंगे, एंगल सी के अपोजिट में है, अपोजिट साइड है वो, ठीक है। ऐसे ही वाई को एडजेसेंट साइड कहेंगे और हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस ही कहेंगे, बस बात इतनी सी है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो अब चलते हैं हम लोग आर्यभट्टा की तरफ। तो आर्यभट्ट ने डिफाइन किया था अराउंड 500-600 एडी कि राइट एंगल ट्राइंगल में, एस्ट्रोनॉमर थे बेसिकली वो, तो ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्री में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री इन्वेंट हुई है, ट्रिगोनोमेट्री डेवलप हुई है, वो एस्ट्रोनॉमर्स की वजह से हुई है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा रोल किसी का है तो ट्रिगोनोमेट्री का ही है, तो ट्रिगोनोमेट्री वहीं से डेवलप हुई थी। और आर्यभट्ट बेसिकली जानना चाहते थे, आर्यभट्ट जानना चाहते थे सर्कल का हाफ कॉर्ड, ठीक है, हाफ कॉर्ड की लेंथ जानना चाहते थे, इसको कहते हैं कॉर्ड का हाफ कॉर्ड। तो हाफ कॉर्ड जो होता है ना,
हाफ कॉर्ड को ही कहा जाता है, जो आज के मॉडर्न लैंग्वेज में। उस जमाने में तो उन्होंने इसको कहा था हाफ कॉर्ड को, ऑब्वियसली उन्होंने हाफ कॉर्ड थोड़ी कहा होगा, जया कहा होगा। उसका नाम जया था, संस्कृत में नाम जया था, तो वो ट्रांसलेट होकर के आज जो तुम लोग जानते हो साइन या साइन, इसको ऐसे लिखते हैं। सो बेसिकली ट्रांसलेशन है ये, जया का ट्रांसलेट, हाफ कॉर्ड का मतलब होता है जया, और उसका जो है ना लैटिन वर्जन जो है वो साइन होता है। सो बेसिकली हाफ कॉर्ड इज इक्विवेलेंट टू साइन, और वही जया होता है। तो ये सबसे पहले डिफाइन किया था। तो सर्कल का हाफ कॉर्ड जानना चाहते थे, तो वहां से उन्होंने डिफाइन किया था साइन को। और साइन क्या होता था उनके हिसाब से, आर्यभट्ट के हिसाब से साइन क्या होता था वो समझने की हम लोग कोशिश सर करते हैं। बोलो। ट्रिग्नोमेट्री में तो हमेशा हाफ राइट। कॉर्ड, हाँ बोलो। सर हाफ कॉर्ड कोई स्पेसिफिक कॉर्ड है या फिर कोई से भी कॉर्ड का हाफ कोई के बारे में जानना चाहते कोई भी सर्कल का कोई भी जो कॉर्ड होता है हैं? ना, ओके उसको सर। हाफ कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, हाफ कॉर्ड कहते हैं ये। इस तरीके से सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। देखो देखो, तुम्हारा जवाब भी आ गया, तुम्हारा जवाब भी आ गया। ठीक है ना, ये होता है। सो ये बेसिकली हाफ कॉर्ड यही साइन होता है। तुम अगर इसका रेडियस 1 ले लोगे ना, तो ये साइन आ जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बना के करेंगे, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बना के ही करेंगे, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं होता है वो। यस सर, यही पूछ रही थी। हाँ, तो डिफाइन जो किया गया था सबसे पहले आर्यभट्ट ने डिफाइन किया था। हालांकि आर्यभट्ट ने खाली साइन को डिफाइन किया था, ठीक है, और हाँ साइन को डिफाइन किया था और कोसाइन को डिफाइन किया था। तो ट्रिगोनोमेट्री में दो जो रेशियोज हैं, अभी हमने क्या देखा था, 6 रेशियोज होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तो 6 रेशियोज बनेंगे। उसमें 2 रेशियोज जो है वो मेन है और इंपॉर्टेंट है। मेन का मतलब दो, सबसे बड़ी बात मतलब दोनों यही जो है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य, यही 2 मुख्य जो है रेशियोज हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, साइन और कोसाइन कहते हैं इसको। तो वो साइन और कोसाइन को आर्यभट्ट ने डिफाइन किया था। आगे के मैथमेटिशियंस लोगों ने उसको टेंजेंट वगैरह सब जो है डिफाइन कर दिया था। तो मेन जो है वो साइन और कोसाइन ही है, बाकी सब उसी से निकल के आते हैं, उन्हीं से निकल के आते हैं। तो देखो कैसे डिफाइन किया था वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पता ही है सबको वैसे, लेकिन फिर भी देख लो एक बार कि राइट एंगल ट्रायंगल में आर्यभट्ट ने डिफाइन ये किया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आप लेते हो, उसमें कोई भी एक एक्यूट एंगल लेते हो, तो एक्यूट एंगल को जनरली लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो सी एंगल को सी नहीं लिख करके थीटा भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस हमने सी को थीटा बोल दिया है। आप चाहो तो मत बोलो, ठीक है। तो थीटा अगर मान लो हमने बोल दिया, तो ए बी जो है वो अपोजिट है थीटा के, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि उन्होंने डिफाइन ये किया कि x बाई एच जो है, एक इस राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी में, जहां पर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और हाइपोटेनियस की लेंथ h है, और थीटा के अपोजिट में जो साइड है वो x है, और थीटा के एडजेसेंट में जो साइड है वो है y। तो एक रेशियो x बाई एच जो एक रेशियो है, 6 रेशियोज में से एक रेशियो है। ऑब्वियसली 6 रेशियोज हो सकते हैं, x बाई एच, y बाई एच, x बाई y, इस तरीके से h बाई x, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन 6 रेशियो से में x बाई एच जो रेशियो है, इसको, ये रेशियो जो है, ये रेशियो क्या होगा, एक नंबर होगा भाई। एक्स तो कोई लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5000 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा। और हाइट भी, सॉरी हाइपोटेनियस भी कोई एक लेंथ होगी, कुछ भी, जैसे 1000 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, कुछ भी ले लो, जो मर्जी ले लो। तो एक्स बाई एच क्या है, एक्स बाई एच एक रियल नंबर है, एक्स बाई एच क्या है, एक वैल्यू है। तो इस वैल्यू को उन्होंने कहा कि ये जो साइड का जो रेशियो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, एक्स बाई एच जो है, ये कहलाता है इस एंगल का, थीटा एंगल का साइन ऑफ थीटा, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन थीटा। ई को उड़ा देते हैं, ई को गायब कर देते हैं। थीटा तो यहाँ पे वेरिएबल है ना, बस एक। थीटा कैसे वेरिएबल है, एंगल है। थीटा कैसे वेरिएबल है, सर वेरिएबल इन द सेंस उसमें हम कोई सा भी एंगल डाल सकते हैं, 180 मतलब 90 हम डिग्री, कैसे, 90 डिग्री इसमें हम कैसे डाल सकते हैं कोई भी एंगल, जब बीएसी ट्रायंगल फिक्स कर दिया मतलब है सर तो। अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग थीटा की वैल्यू हो सकती है। हाँ, यहाँ पर तो थीटा फिक्स हो गया ना भाई, यहाँ पर तो थीटा फिक्स हो गया ना। यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा सी है, ठीक है। अब यस सर, यहाँ पे तो कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर वो फिक्स है, यहाँ पर थीटा ही है, वो वेरिएबल। अब यही ना, ये कंफ्यूजन का बहुत बड़ा लेयर होता है, वो पता नहीं कब जाएगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। तो साइन थीटा जो है वो x बाई एच हो जाएगा, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये जो रेशियो है x बाई एच, अब x बाई एच मतलब क्या, हम एक इसको एंगल को, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए उसके सामने वाले साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है साइन थीटा। मतलब साइन जो होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को, किसी भी एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड और
हाइपोटेनस के रेशियो को उस एंगल का साइन कहा जाता है, ठीक है। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, इन एनी राइट ट्राइंगल, ठीक है, रेशियो ऑफ opposite side to the hypotenuse of any acute angle is called its sine, or simply shortcut में SIN sine। तो ये डेफिनेशन है बेटा मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे क्या लगता है ना कि इतने साल पढ़ाने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जिसको डेफिनेशन पता है तो उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए होता है बस। अगर किसी को डेफिनेशन बता दिया गया, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैंने यही कहा था कि किसी को ये बता दिया जाए कि a, b ऑर्डर्ड पेयर है, उसका मतलब क्या होता है, a है y एक्सिस से डिस्टेंस और b होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, इतना सफिशियंट है सभी चीजों को समझने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी डेफिनेशन जो है ये सफिशियंट है, आगे का थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज करो और सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। जो ज्योमेट्री का आपको नॉलेज है उस ज्योमेट्री को नॉलेज को यूज करते हुए बाकी सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो ये डेफिनेशन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से स्टार्टिंग है इसकी, मतलब कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट ही यहीं से हुआ है। और ये किसी को पता चल जाए तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशंस थे, उसको यूज करते हुए सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो किसी भी एंगल का, एक्यूट एंगल का, किसी भी एक्यूट एंगल के लिए दो एक्यूट एंगल्स हैं यहाँ पर, थीटा और अल्फा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अल्फा तो 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा, मैंने अल्फा बोल दिया उसको। तो थीटा और अल्फा दो एंगल्स हैं। तो अगर अल्फा को कंसीडर करेंगे तो अल्फा के अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को हम क्या कहेंगे, इस अल्फा का साइन, इस अल्फा एंगल का साइन। सो साइन क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा की बात करें अगर, सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड किसका, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा, ठीक है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो आप समझ सकते हो बेटा कि साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर इस फिगर में वैल्यूज हमें पता है, y x हमने ले रखा है, तो क्या हम कह सकते हैं y बाई एच, वैल्यूज पता है मतलब x y h यही पता है हमें, तो यही इन्हीं के टर्म्स में लिखेंगे, तो y बाई एच हो जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ पर एक बात समझना, इस चीज को महसूस करना, फील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि y बाई एच एक रेशियो है, तो साइन अल्फा भी एक रेशियो है, ठीक है। और साइन अल्फा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, साइन अल्फा को इंटरप्रेट इस तरीके से करेंगे कि y बाई एच जो एक रेशियो है वो बेसिकली y बाई एच जो है वो अल्फा एंगल के साइन का वैल्यू है, ठीक है, अल्फा एंगल के साइन का वैल्यू है। साइन अल्फा इज इक्वल टू y बाई एच का मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ दिस एंगल अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y बाई एच। थोड़ा सा इसमें चैलेंजिंग है इस चीज को रियलाइज करना, एक्सेप्ट करना, लेकिन आप समझ सकते हो कि ऐसे कहते हैं साइन ऑफ अल्फा इज y बाई एच। इस तरीके से हम इसको फील करेंगे, समझेंगे कि अल्फा एंगल का जो साइन है या साइन ऑफ अल्फा जो है वो y बाई एच के इक्वल है। सो रेशियो ऑलरेडी हमारे पास पहले से था, लेकिन रेशियो को ही हमने क्या किया है, यहाँ पर एक नया नाम दे दिया है बस। y बाई एच तो सबको दिख रहा था, हाँ ठीक है y बाई एच है, रेशियो है, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, ट्राइंगल के अंदर दो अपने साइड का रेशियो निकाल दिया है y बाई एच। लेकिन अब ये y बाई एच आगे से हम इसको y बाई एच को हम साइन ऑफ अल्फा कहेंगे। तो ये एक नई बात निकल के आ गई कि साइन ऑफ अल्फा आ गई, मतलब y बाई एच को हम एक नया नाम दे रहे हैं। और ये नया नाम देने का एडवांटेज जो है वो काफी ज्यादा है, जो धीरे धीरे करके आप सीखोगे, है ना, अभी जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक सीखोगे। सो बेसिकली ये एक नए तरीके से, एक ही चीज को नए तरीके से डिफाइन किया गया है, y बाई एच को एक नए तरीके से डिफाइन किया गया है, वो है इस एंगल का, अल्फा एंगल का साइन कहलाता है वो। और साइन ऑफ अल्फा का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि साइन और अल्फा का मल्टीप्लिकेशन है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन जस्ट कह सकते हैं एक तरीके से नोटेशन है, ठीक है, एक नोटेशन है कि अल्फा एंगल के लिए अपोजिट और हाइपोटेनस के रेशियो को ही साइन ऑफ अल्फा कहा जाता है, ठीक है। अल्फा एंगल के लिए अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को ही साइन ऑफ अल्फा कहा जाता है। तो ऑब्वियसली वो साइन और अल्फा का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, साइन कोई नंबर नहीं है जो हम कि उसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा। सो क्लियरली यहाँ पर साइन इंटू अल्फा साइन अल्फा नहीं होता है, बल्कि अल्फा जो है एक एंगल है, ठीक है, और उस एंगल का साइन
उस एंगल का साइन जो है वो रेशियो होता है, और वो रेशियो क्या होता है? अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो। ठीक है, अल्फा एक एंगल है, उस एंगल का, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है ये ज्यादा मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको, कि अल्फा एक एंगल है, एक्यूट एंगल है ऑब्वियसली। अल्फा एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एक्यूट एंगल है, और उस एंगल का साइन रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है भाई? अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, आई बात? अच्छा, मतलब फिर यहाँ पे साइन अल्फा को सर हम सिर्फ फंक्शन मान सकते हैं एक। मे बी, यस। और कोई, और हाँ, किसी को कंफ्यूजन तो अभी रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है ये नई चीज है, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडजस्ट होने में, लेकिन ये आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो ये चीज जो है, हाँ, ये डिफाइन किया था आर्यभट्ट ने, सबसे पहले डिफाइन किया था। उन्होंने ये बताया कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को उस एंगल का साइन कहा जाता है। ठीक है, यही डेफिनेशन होता है साइन थीटा का। या यहाँ पर हम साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा का y/h वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज उसका अपोजिट साइड y है, और थीटा की बात करें तो उसके अपोजिट साइड में x है, तो x/h हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। सो आप देख सकते हो कि x/h जो है, अगर मैं थीटा को खाली, इसमें अल्फा को मैं एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर हटा दूं, एक सेकंड के लिए मैं भूल जाता हूँ अल्फा को, ठीक है, अल्फा को एक सेकंड के लिए भूल जाता हूं, तो थीटा एंगल को केवल कंसिडरेशन में रखें, खाली थीटा एंगल को कंसिडरेशन में रखें हम एक्यूट एंगल में, तो x/h एक रेशियो है ट्राइंगल के अंदर, उस रेशियो को थीटा एंगल का साइन कहा जाएगा। ठीक है, या साइन थीटा कहा जाएगा। थीटा एंगल का साइन बोले, लेकिन बोलने में ज्यादा टाइम लगता है ना, तो सिंपली साइन थीटा कह देंगे तो x/h के बराबर हो जाएगा वो। तो x/h इज नथिंग बट साइन थीटा, या यूं कह सकते हैं साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ एंगल थीटा इज रेशियो ऑफ x एंड h, x/h। तो ये डेफिनेशन था साइन का। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से बेटा, कि अगर मान लो कि आपको ये आपसे कहा जाता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने दे दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कह दिया आपको कि ये जो है ये 5 है और ये 4 है और ये एंगल थीटा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्लियरली आप समझ जाओगे कि ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, तो अब आपको मैं कहूंगा कि साइन थीटा बताओ कितना होगा, तो साइन थीटा क्या कहोगे? थीटा के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये हो जाएगा। और अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तब क्या कहोगे बेटा? 4/5। क्योंकि अल्फा के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है। यस, 4/5 हो गया। यही डेफिनेशन होता है साइन का, डेफिनेशन यही होता है कि साइन, किसी एंगल का साइन क्या होता है? SINE साइन। किसी एंगल का SINE साइन जो होता है वो उस एंगल के सामने वाले साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है। ठीक है, तो यही साइन का डेफिनेशन है। और ऐसे ही अभी तो हमने खाली एक रेशियो को टैकल किया है, x/h को, ठीक है, और अब हम देखेंगे ऐसे ही y/h को कोसाइन कहा जाता है, कोसाइन कहा जाता है। y/h को क्या कहते हैं? कोसाइन। तो इसी फिगर में अगर बात करें, इसी माइक बंद कर, ओ सॉरी सर, मेरे गलती से खुल गया। देखो बेटा, इसी तरीके से बात करें अगर हम, अब इसी तरीके से बात करें तो अब देखो इसमें एक और चीज डिफाइन किया था आर्यभट्ट जी ने। उन्होंने क्या कहा था कि y/h जो है, अगर थीटा को कंसीडरेशन में है, अगर तो हम थीटा एंगल पे कंसीडर कर रहे हैं, थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, थीटा पे फोकस कर रहे हैं, अगर एक्यूट एंगल पे, अल्फा पे नहीं कर रहे हैं, अल्फा यहाँ था बेसिकली, या 90 - थीटा भी अल्फा को कह सकते थे, तो थीटा एंगल पे फोकस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि y/h जो होगा, या यूं कहें तो एडजेसेंट साइड, किसी एंगल के एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, किसी एंगल का मतलब किसी एक्यूट एंगल का, है ना, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूस ऑफ एनी acute angle is called its cosine। इट्स मतलब एंगल का, एंगल का कोसाइन कहलाता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बच्चों? कॉस लिखते हैं। ठीक है, सो यहां पर बात करें अगर, तो थीटा एंगल को अगर हमने कंसीडर किया हुआ है, अल्फा को नहीं किया हुआ है, अल्फा को बाद में करेंगे, तो हम कहेंगे कि जो ये, 1 मिनट के लिए कोसाइन को भूल जाओ,
एक मिनट के लिए कोसाइन को भूल जाते हैं हम लोग। हम कहेंगे कि y बाई एच जो रेशियो है, ये y बाई एच एक रेशियो है, ये एक नंबर है। y बाई एच क्या है? एक नंबर है। ऑब्वियसली ये नंबर 1 से छोटी वैल्यू होगी, बिकॉज आप समझ सकते हो कि बेस जो होता है वो हाइपोटेनियस से छोटा ही होता है, तो रेशियो जो होगा ओवरऑल ये छोटा रेशियो होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को आर्यभट्ट जी ने एक नया नाम दिया था। वो नाम क्या था आप समझ ही सकते हो, वो नाम था ये। कहाँ चला गया भाई ये? ठीक है, ये गलत जगह पे कॉपी पेस्ट हो गया, ये गलत जगह पे पेस्ट हो गया। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ये उन्होंने क्या नाम दिया था? कोसाइन थीटा। ठीक है, जिसको हम लोग आजकल क्या लिखते हैं शॉर्टकट में। हालांकि उन्होंने हिंदी में नाम दिया होगा, संस्कृत में नाम दिया होगा, तो उसको ट्रांसलेट करके आज के जमाने में लोग जो यूज करते हैं, देखो इसका आप देखोगे ना एनसीईआरटी में तो नाम भी दिया हुआ है कि किसने इसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, पढ़ोगे आप एनसीईआरटी में तो आपको नाम भी उसका दिखेगा कि कौन था ये बंदा जिसने उसको नाम दिया है। आई थिंक वो था जो सर जॉनस मूर। हाँ, जॉनस मूर। उसने आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या कहा था। हाँ, कोटिज्या कहते हैं इसको हिंदी में, संस्कृत में कोटिज्या कहते हैं। तो कोसाइन थीटा जो है वो y बाई एच के इक्वल होता है, y अपॉन में h के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का। इसी तरीके से अगर बेटा हम इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पहले तो इसको देख लेते हैं शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं। इसको हम लिखा जाता है, हाँ, इट्स रिटन एज, ये जो कोसाइन थीटा है इसको इट्स रिटन एज कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कॉस थीटा ही y बाई एच के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें अल्फा एंगल को, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो x बाई एच होगी, बिकॉज एडजेसेंट साइड अल्फा के लिए कौन सा है? ये x है। ठीक है, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। सो कोसाइन अल्फा को हम या कॉस अल्फा को हम x बाई एच भी लिख सकते हैं। तो बात आई समझ में सबको? सर यस ये सर। यस सर, समझ आ गई। ये साइन और कोसाइन जो है ना, ये साइन और कोसाइन जो है, ये दो एलिमेंट्री फंक्शंस एलिमेंट्री रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रेशियोज कहलाते हैं, मतलब ये दो मेन है। बाकी जो भी है आपने सुन रखा होगा, टेन थीटा, कोसाइन कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब के सब, कॉट थीटा, ये सब के सब जो है ना वो इन्हीं दोनों से डिराइव होते हैं। मतलब उनका जो एग्जिस्टेंस है वो साइन और कोसाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब साइन और कॉस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब मेन यही है। मेन दोनों यही है। अब जैसे बात करते हैं, अब होता क्या है कि हमने साइन देख लिया क्या होता है, अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होगा थीटा एंगल के सामने वाले साइड और हाइपोटेनस का रेशियो x बाई एच। ठीक है, साइन अल्फा क्या होगा? अल्फा के सामने वाले साइड और हाइपोटेनस। कोसाइन थीटा क्या होगा? एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस। और कॉस अल्फा हमें पता चल गया कि ये होता है x एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो टेन थीटा का अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है एक्चुअली में, देखा जाए तो ऐसे बात करें तो लूजली हम बात करें तो टेन थीटा का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। टेन थीटा इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन, मतलब टेन थीटा होता ही है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा जो भी आएगा, साइन थीटा क्या आएगा? ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो x बाई एच आएगा। ठीक है, और कॉस थीटा क्या आएगा? y बाई एच आएगा। तो ये जो x बाई एच और y बाई एच का जो रेशियो होगा, x बाई एच और y बाई एच का जो रेशियो होगा वही कहलाता है टेन थीटा। टेंजेंट थीटा बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट थीटा। और शॉर्टकट में इसको लिखते कैसे हैं? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। रेशियो को ही, साइन और कॉस के रेशियो को, पहले तो साइन किसको कहते हैं? अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन कहते हैं। एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को कोसाइन कहते हैं। और इस साइन और कोसाइन के रेशियो को टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, साइन और कोसाइन के रेशियो को टेंजेंट कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग टैन थीटा लिखते हैं। तो बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सो इसमें अगर बात करें हम तो इसमें क्या हो जाएगा? x बाय वाई। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड पर। हाँ जी सर, ये रेशियोज ओनली एक्यूट एंगल्स के लिए वैलिड है ना? हाँ, अभी एक्यूट एंगल्स के लिए ही वैलिड है। तुम्हारे कोर्स में एक्यूट एंगल के लिए ही होता है ये। ठीक है, 10th क्लास में एक्यूट एंगल के लिए ही है। सर तो एक्यूट होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो एक्यूट में ही बनेगा ना, राइट। अगर दो एंगल। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। हाँ बिल्कुल, अल्फा और थीटा, ऑब्वियसली यहाँ पर थीटा और अल्फा जो है वो एक्यूट एंगल्स ही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये टेंजेंट का डेफिनेशन हो गया। ऐसे ही टेन अल्फा को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, मतलब हमारा एंगल जो है, अब मैं एंगल
कंसीडर कर रहा हूँ अल्फा एंगल, तो अल्फा एंगल के लिए थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें जो है बाय ना, बाय। हाँ ये भी हो जाएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, बिकॉज रेशियो जो है टेंजेंट जो है होता ही है साइन और कोसाइन का रेशियो। साइन और कोसाइन के रेशियो को टेंजेंट कहा जाता है। तो साइन अल्फा तो अगर देखें इसमें तो कितना है साइन अल्फा, देखो साइन अल्फा निकाल रखा था हमने कहीं पर, अच्छा डिलीट कर दिया। साइन अल्फा हमने निकाला हुआ था y बाई एच था, y बाई एच था, और दूसरा x बाई एच था, तो h से h कैंसिल हो जाएगा तो y बाई एक्स आएगा। तो ऑब्वियसली इसमें भी आप कह सकते हो कि टेन अल्फा जो है वो अपोजिट और एडजेसेंट साइड का रेशियो है। क्यों भाई, इसमें भी अपोजिट और एडजेसेंट, यहाँ भी अपोजिट एडजेसेंट, लेकिन इसमें x बाई वाई था, यहाँ y बाई एक्स है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि थीटा के लिए अपोजिट x है, ठीक है, और एडजेसेंट y है, लेकिन अल्फा के लिए अपोजिट y है, हाँ, और एडजेसेंट है। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो यही चीज हमें समझना था और यहाँ पर हमें पिक करना था। तो ये डेफिनेशन हो गया टेंजेंट का। अब इसके साथ साथ एक और रेशियो होता है, उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे उसका नाम होता है कोसीकेंट, कोसीकेंट होता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कोसेक लिखते हैं। और इसको एक और शॉर्टकट होता है सीएससी, सीएससी थीटा, सीएससी मतलब यस सर। कॉसेक, और कॉसेक भी लिखते हैं, कोसिकेंट को कॉसेक भी लिखते हैं, और सीएससी भी कुछ लोग लिख देते हैं। सीएससी का मतलब कॉसेक, और इसका डेफिनेशन ये होता है कि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। मतलब थीटा एंगल के लिए थीटा का, सर h by x। हाँ, थीटा का जो कोसिकेंट होगा ना, थीटा एंगल का जो कोसिकेंट होगा वो 1 में थीटा का साइन जो होगा उसके बराबर होगा, दैट इज h बाई एक्स। समझ ही गए होगे। साइन थीटा आपका क्या है यहाँ पर, साइन थीटा तो x बाई एच था, तो x बाई एच का रेसिप्रोकल कर देंगे तो h बाई सॉरी x बाई एच था, तो x बाई एच का रेसिप्रोकल करेंगे तो h बाई एक्स हो जाएगा। तो सर अल्फा में h by y। एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से सीएससी अल्फा की बात करें तो सीएससी अल्फा हो जाएगा 1 बाई साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका h बाई वाई के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको बेटा? यस सर। यस Yes, सर। sir. सर ज्यादा नोटेशंस तो कोसेक यूज होता है ना, सीएससी तो कम ही यूज होता है शायद। हाँ सीएससी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में कॉसेक ही लिखना। तो अब ये देखो नोटेशंस पे बहुत इम्फेसिस रखना है अभी हमें, और मेरा ऐसा मानना है, मानना नहीं है, मेरा कन्विक्शन है ऐसा, कि अगर किसी बच्चे को बेसिक आइडिया लग गया अच्छे तरीके से, होता क्या ना, जनरली बच्चे पहले क्या करते हैं ना, बेसिक्स को समझे बिना ना क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, और उनको फीलिंग अंदर से आ जाती है, ईगो आ जाती है कि मैंने सीख लिया, समझ लिया, हो गया काम। वैसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो बेसिक आइडिया है, बेसिक आइडिया मतलब डेफिनेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का डेफिनेशन अगर किसी को आइडिया लग गया तो उतना सफिशियंट होता है इस पूरे चैप्टर को टैकल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो कि आपने ज्योमेट्री में, सिमिलर ट्राइंगल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, उतने से आपका सारा काम हो जाएगा। तो बेसिक जो डेफिनेशंस है वो बहुत मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और वो सफिशिएंट है आगे के चीजों को मैनेज करने के लिए, मतलब पूरे चैप्टर को मैनेज करने के लिए। पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी विद द काइंड ऑफ एवरेज आईक्यू एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, दोनों चीजों को मिला करके आप चीजों को समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो कॉसेक थीटा का, कॉसेक को डिफाइन कर दिया हमने, तो ये हमारा चौथा था, चौथा कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो था। अब पहला था साइन, दूसरा था कोसाइन, तीसरा था टैंजेंट, और ये चौथा था कोसिकेंट, जिसको शॉर्टकट में कॉसेक थीटा लिखते हैं। अब इसके बाद एक और दो और हैं, वो होते हैं, इसको कहते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं सेक थीटा, और ये होता है कोसाइन का रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा देखो क्या निकाल रखा है हमने, y बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा h बाई वाई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनियस और एडजेसेंट का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं। ऐसे ही कॉसेक को भी क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन में अपोजिट, ठीक है, हाइपोटेनियस और अपोजिट का रेशियो होता है। ऐसे ये हाइपोटेनियस और एडजेसेंट का रेशियो होता है, और टेंजेंट क्या होता है, अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो होता है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं हम। और एक लास्ट है, वो होता है कोटेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्टकट में हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं। ये कोटेंजेंट में एंजेंट को हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो कॉट थीटा बन गया, और कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, या ऐसे भी कह सकते हो कॉस थीटा, एक मिनट रुक जाओ, कॉस थीटा साइन थीटा का रेशियो, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका, देखो टेंजेंट हमने क्या निकाला हुआ था बेटा,
ये निकाला हुआ था हमने x बाई वाई, तो क्या बन जाएगा ये y बाई एक्स। समझ रहे हो बात को? मतलब ये ट्राइंगल था हमारा, ये एंगल थीटा था, ये x था, ये h था और ये y था। तो इस केस में बात करें अगर, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा होगा एडजेसेंट और अपोजिट का रेशियो। एडजेसेंट और अपोजिट का रेशियो जो होता है उसको हम कोटेंजेंट कहते हैं या कॉट थीटा कहते हैं। बोलो क्या पूछ रहे थे? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। ओके। सो बेसिकली ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जितने भी हम लोगों ने अभी देखे हैं, 6 रेशियोज देखे हैं। एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं तो 6 रेशियोज बनेंगे। एक्स वाई एच है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक्स बाई एच को हमने देख लिया कि एक्स बाई एच, अच्छा एक्स बाई एच को हमने डिफाइन किया है कैसे? इस एंगल का साइन, ठीक है, थीटा एंगल का साइन। एक्स बाई एच इज व्हाट? एक्स बाई एच एक रेशियो है और इस रेशियो को हमने कैसे डिफाइन किया? दिस रेशियो इज डिफाइंड एज साइन ऑफ theta and written as this is equal to sine of theta and written as sin theta is equal to x by h। इस एंगल, ये x by h को हमने क्या कहा कि इस एंगल थीटा का साइन है कौन? x by h, ठीक है। और लिखते कैसे हैं? sin theta is equal to x by h। तो इस तरीके से आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली y by h को भी हमने ऐसे ही डिफाइन कर रखा था अल्फा के टर्म में, sin अल्फा इज इक्वल टू y by h। सो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं, ये सब के सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं, बिकॉज ये ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्यों कहलाते हैं? पहली बात तो वो रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। सबसे पहली बात तो वो रेशियोज हैं, वो तो दिख ही रहा है कि रेशियो है, एक्स बाई एच क्या है? रेशियो ही तो है। और ट्रिगोनोमेट्रिकल क्यों है? बिकॉज ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक्स और एच क्या है? साइड है, और ये थीटा क्या है? एंगल है। सो हमने इस चैप्टर में बेसिकली किया क्या है, ज्योमेट्री में अब तक हम लोग देख रहे थे या तो हम साइड के टर्म में बात करते थे या एंगल के टर्म में बात करते थे। एंगल जब इक्वल हो जाते थे तो सिमिलर हो जाता था, साइड जब प्रोपोर्शन में होते थे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता था। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री जो है एक तरीके से ग्लू का काम कर रहा है, फेविकॉल का काम कर रहा है कि ये दोनों को मिक्स कर दिया है इसने, दोनों को कंबाइन कर दिया है, क्लब कर दिया है, कि एंगल को रिलेट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड के रेशियो को अब हम एंगल के टर्म में समझेंगे। सो बेसिकली ये नई चीज है और बिल्कुल नई चीज है हमारे लिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए किसी चीज को, ट्रायंगल को समझने के लिए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। एस्ट्रोनॉमी में तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ट्रिगोनोमेट्री ही यूज होता है। सो ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बताता है आपको? थीटा जो कि उस ट्रायंगल का एंगल है, और एक्स बाई एच में एक्स क्या है? साइड्स है, एच क्या है? साइड है। सर एक्चुअली ये साइन है क्या? मतलब ये बस रेशियो है? नहीं, साइन रेशियो नहीं है, ये चीज मैं कह रहा हूँ ना बार बार। देखो मैं यही मैंने आपको ये बोला भी कि समझ में आसानी से नहीं आएगा, तो उसका रीजन ये है कि ये जनरली बच्चों को टाइम लगता है समझने में। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना फिर से। देखो ये एक्स सॉरी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स बाई एच क्या है? एक रेशियो है, ठीक है। जैसे घर में होता है ना, घर में बच्चे का नाम होता है राजशेखर रेड्डी और उसको मम्मी पापा प्यार से बुलाते हैं पप्पू, ठीक है। तो वही बात है कि एक्स बाई एच एक क्या है? एक वैल्यू है, एक रेशियो है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एक निकनेम दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि इसको हम अलग तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या है कि एक्स बाई एच जो कि साइड्स का रेशियो है, खाली साइड की बातें हो रही है एक्स बाई एच में। अब हम इसको कहेंगे कि एक्स बाई एच को हम कहेंगे थीटा एंगल का साइन, थीटा एंगल का साइन, है ना, थीटा एंगल का, या साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल क्या है कि ऐसे रेशियो अचानक से रिलेशनशिप दोनों में एस्टैब्लिश हो जाती है कि साइड और एंगल में। साइन इसमें क्या है? साइन मतलब इसको डिफाइन किया गया है ना, कि ये डिफाइन किया गया है कि इस एंगल का जो साइन होगा वो एक्स बाई एच है। मतलब इस तरीके से तुम समझो कि मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है।
इस तरीके से लिख दिया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख दिया मैंने। तो ये स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट एक तरीके से ऑपरेटर का काम करता है, सिंबल का काम करता है, जिसके अंदर अगर हम वैल्यू रखेंगे 4 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम ऐसे समझेंगे कि साइन जो है ना एक तरीके से एक सिंबल है, ठीक है। उस सिंबल के अंदर थीटा अगर हम रख देते हैं, उसके साथ थीटा को क्लब कर देते हैं, साइन के साथ थीटा को क्लब कर देते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो हमें ये बताता है कि थीटा के सामने वाले साइड और हाइपोटेनस का रेशियो है ये साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन ऑफ थीटा जो है वो हमें ये बताता है कि ये एक्स बाई एच जो है वो हमें ये बताता है कि ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। साइन ऑफ थीटा का मतलब यही हुआ बेटा कि ये एक तरीके से ऑपरेटर का काम करता है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह, जैसे सिंबल होता है ना, रूट का सिंबल होता है, इसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं, इसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसे लिख दूंगा, इसका क्या मतलब है बताना जरा। ऐसे लिख दूंगा, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब है? नहीं मतलब है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर हम वैल्यू डाल देते हैं तो हमें ये इससे पता चलता है कि कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है ना। कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आता है, ठीक है। तो वो, और ये वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। वो वैल्यू हमें ये देता है, मतलब ये √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो इसको कैसे फील करेंगे, कैसे समझेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ऐसे समझो। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एच, इस तरीके से समझेंगे हम, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो सिंबल होता है उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया, ठीक है। अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप नंबर डाल देते हो अगर, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली साइन का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम नंबर डाल देते हैं, अगर थीटा डाल देते हैं, एक वैल्यू डाल देते हैं, तो आप ये समझ सकते हो इस तरीके से कि वो क्या है, वो किसी ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल के अंदर थीटा एंगल था उसके सामने वाले साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ऑफ थीटा। जैसे ये स्क्वायर रूट 4 रिप्रेजेंट कर रहा था वैसे ही, ठीक है। रुको 1 मिनट रुक जाओ सर आ गया। यस सर, आ गया। यस सर। Sir, you are muted. बेटा समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक सेकंड, एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस में कौन है? एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस में हर्ष सर आप हैं? एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस हर्ष सर, मधु मैम, हर्ष सर। ओके, तो ये मैं बताने की ये कोशिश कर रहा था आपको कि साइन का ना अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। साइन एक नई चीज है, नई चीज डिफाइन की गई है, तो आप इस बात को समझो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको कन्विंसिंग लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी समझ में नहीं आया होगा कई बच्चों को, और ये आएगा भी नहीं, अभी भी बिल्कुल नहीं आएगा जब तक खुद से, मतलब वो 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो थोड़े टाइम के बाद अपने आप रियलाइजेशन होता है ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति, तो वो वाली बात होती है। तो फिर वही आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तभी समझ में आएगा, वो 2-4 नहीं दिन सर, लग। समझ में आ
हाँ, 2-4 दिन लगेगा, समझ में आएगा। जैसे देखो, किसी ना तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ये दिखा दो जाकर के ये सिंबल, नहीं समझ में उसको आएगा, लेकिन तुम बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस्ड हो इसका मतलब क्या होता है। ये एक तरीके से एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। इसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब नंबर डाल देते हैं तो इसकी एक वैल्यू हो जाती है। तो वैसे ही है, साइन का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब हम साइन ऑफ थीटा की बात करते हैं तो साइन ऑफ थीटा जो होता है वो थोड़ा सा डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सुनो ध्यान से सुनना। साइन ऑफ थीटा जो होता है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल थीटा और उसके सामने वाले एक्यूट एंगल थीटा के सामने वाले साइड और हाइपोटेनस के रेशियो को उस एंगल का साइन कहते हैं। अब ये साइन क्या है? साइन एक बिल्कुल नई चीज है। साइन यही तो बता रहा है कि साइन जो होता है वो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है एंगल थीटा के लिए। मतलब साइन का आइसोलेशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, साइन को अलग करके डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम कहेंगे साइन जो है किसी एंगल थीटा का वो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है। साइन जो है वो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है थीटा एंगल के लिए। साइन जो है किसी एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा मैंने एफर्ट लगाया है, कोशिश से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा टाइम दो। जिसको नहीं आया ना समझ में? सर आ गया। आ गया सर, अच्छे तरीके आ गया सर, अच्छे से आ गया एकदम। सर आ गया। चलो पीछा छूटा है, अच्छी बात है। मैं भी बोर हो गया बोल बोल के। ओके, हाँ जी। सर, एक बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा है कि नॉट अंडरस्टूड। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देखना। किसने लिखा है? रिकॉर्डेड वीडियो देखना बेटा एक बार, ठीक है। अब देखो, ये जो साइन थीटा होता है ना, ये रेशियो होता है। तो रेशियो की बात अगर करें बच्चों, तो रेशियो तो आपको पता ही है कि रेशियो जो है वो एक कोई फिक्स तो होता नहीं है। रेशियो तो हम अलग तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, आप समझते ही हो ये बात को। जैसे मान लो कि इस एंगल को आप कंसीडर करते हो, इस एंगल को आप कंसीडर करते हो, और ये आपका मान लो कि x है और ये y है और ये h है। मतलब ये समझो बात को, है ना, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ a डैश b डैश की लेंथ को अगर हम बेटा कह देते हैं x डैश, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को कह देते हैं y डैश, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को कह देते हैं h डैश, तो आप समझ ही सकते हो कि जो साइन थीटा होगा वो साइन थीटा ना केवल x बाय h होगा बल्कि x डैश बाय h डैश भी होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि सीबीए ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो सीबीए ट्रायंगल में तो ये रेशियो आएगा, लेकिन यही रेशियो इसके भी बराबर होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, 3/4 है, कहीं पर 6/8 है, तो फर्क क्या है? ठीक है, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बिल्कुल। तो साइन थीटा जो होता है वो बेसिकली रेशियो होता है। साइन थीटा क्या होता है? दो साइड्स का रेशियो होता है। तो दो साइड का रेशियो है तो वो अलग अलग ट्रायंगल, इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल के केस में अगर हम देखेंगे तो वो रेशियोज आपको अलग अलग रेशियोज मिलते चले जाएंगे। ये डेफिनेशन जो था बच्चों, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट था, और डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे आसान सा क्वेश्चन जो आप लोग इजीली कर सकते हो वो ये है। इसमें tan a की वैल्यू दी हुई है 4/3 और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है। सर 4/5 और 3/5। साइन थीटा और cos 5/4 और 5/3, तो साइन में 5/5 लास्ट में 3/4 cos थीटा। ओके, आदित्य सिन्हा ज्वाइन कर लिया तुमने? ओके, अरे तो दो ही थोड़ी होते हैं, और भी तो होते हैं, और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। 5 निकालोगे ना, पांचों निकालोगे ना? सारे निकाल लिए। सर निकाल लिया। सर निकाल लिए। 4/5 3/5 5/4 5/3।
एक कॉट भी है 3/4। यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप समझ सकते हो, मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ये रहा ए एंगल, इस एंगल को बेटा हम ए कह देते हैं, एंगल ए है आपका। और आपको टेंजेंट पता होना चाहिए, tan ए जो है वो दिया हुआ है 4/3, मतलब 4 जो होगा वो ए के सामने वाला साइड होगा, ठीक है। ए के सामने वाला साइड 4 होगा, 4K ले सकते हो आप, बल्कि क्योंकि रेशियो होता है तो रेशियो में हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये है 4 लेंथ होगी, तो 4K कह सकते हैं इसको। और ये एडजेसेंट होता है, मतलब 3 जो है ना वो एडजेसेंट होगा यहाँ पर, तो 3K आप कह सकते हो इसको। तो साइड की लेंथ 4K 3K ले लेंगे, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5K हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा, सबको पता है ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5K। अब बात करते हैं साइन ए की। तो साइन ए होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा आपका 4K/5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही कोसाइन निकालेंगे तो ये आ जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 3/5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर टेंजेंट, टेंजेंट तो दिया ही हुआ है, कोसिके कोसेक की बात करें तो कोसेक हो जाएगा 5/4, रेसिप्रोकल होता है। और सीकेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 5/3, रेसिप्रोकल होता है। और कॉट की बात करें तो वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो वो 3/4 हो जाएगा। याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, या कुछ बच्चों को तो ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा बच्चों को तो याद ही होगा, लेकिन कुछ बच्चों को टाइम लगेगा थोड़ा सा याद करने में, 2-4 दिन लगेगा बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो 200-400 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा आपको। सर इसमें क्वेश्चन में एंगल है हमेशा 53 डिग्री होता है ना? नहीं, 53 कहाँ होता है, किसने कहा? वो अप्रोक्सीमेट होती है, अप्रोक्सीमेट। वो तो सर सारे एंगल अप्रोक्सीमेट होते हैं, इक्वलेट तो कोई भी नहीं आता बिल्कुल आता है, रेशियो के हिसाब से। साइन 30 1/2 होता है, एक्यूरेट आता है। नहीं सर, वो उसमें भी 0.55544 ऐसे करके आ रहा होता है कैलकुलेटर में जब डालते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, ये होती है फिक्स वैल्यू है, कुछ भी नहीं इसमें मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं फिजिक्स में, क्या करते हैं सर कि लेकिन कैलकुलेटर में डालने में तो 0.555544। कैसे जबरदस्ती वाली बात, हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यस सर, कैलकुलेटर में डाला हुआ है मैंने, साइन की जितनी भी वैल्यूज, कॉस की जितनी वैल्यूज होती है वो भी डिग्रीज में, रेडियंस में नहीं। और उसमें भी अजीब अजीब वैल्यू आ रही थी, मतलब उन्हें अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा था उसमें। देखो ऐसा होता है ना कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, फालतू का बहस करने के मेरे पास टाइम नहीं है। इसका जवाब यही हो सकता है। अब इसका कोई और जवाब ही नहीं हो सकता है। अब इसके ऊपर बहस करना जो है ना बेवकूफी है, मतलब दीवार में सिर मारना है, दीवार में सिर मारना है। चलो इस क्वेश्चन को करो, सेकंड क्वेश्चन को। सर मैंने अभी चेक करा, 0.5 ही आ गया है। अरे 0.5 ही आता है तो पता ही है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तू बिना मतलब का बहस कर। चलो करो इस क्वेश्चन को करो। सर हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। डन। बी और क्यू जो है एक्यूट एंगल्स हैं, और साइन बी और साइन क्यू के वैल्यू बराबर थी। वेरी गुड। तो ये कैसे कह देंगे साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। पहली बात तो ट्रायंगल बनाएंगे सब सर। यस, ये बी एंगल है और ये मान लो कि ये क्यू एंगल है, ठीक है बेटा। इसको तुम ले लो एक्स वाई जेड, एक्स वाई एच ले लो, और इसको तुम ले लो x1 y1 और h1 ले लो, ठीक है। तो अब यहां से देखो, साइन बी हमारे पास दिया हुआ है, गिवन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी होगा क्या, साइन बी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, x/h हो जाएगा, और साइन क्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, x1/h1 हो जाएगा। x1/h1। यस, x1 सेम ट्रायंगल के अंदर कहाँ है सेम ट्रायंगल, कहाँ लिखा हुआ है सेम ट्रायंगल, तो लिखा नहीं है, एक्यूट एंगल्स लिखे हुए हैं बस। एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, हमें खाली इतना दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल्स हैं ये, समझ रहे हो बात को। तो अगर मेंशन किया तो हम लोग डिफरेंट एंगल्स ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो दो रेशियोज हमने निकाल दिए, ठीक है, दो रेशियोज हमने निकाल दिए। अब बात करते हैं कि तीसरे साइड की रेशियो की बात करते हैं, मतलब एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसका नाम भी लिख देते हैं, ABC नाम लिख देते हैं इसका,
ABC नहीं लिखो भाई, सॉरी सॉरी, इसका नाम लिख दो DEF और इसका नाम लिख दो PQR। ठीक है, तो ये x बाय एच तो x1 बाय h1 के इक्वल आ गया, x बाय एच जो है वो x1 बाय h1 के इक्वल आ गया, या यूं कह सकते हैं हम कि x बाय x1 जो है वो h बाय h1 के इक्वल आ गया है। ठीक है, अगर यही रेशियो x बाय x1 बेटा h बाय h1 के सॉरी x बाय x1 या h बाय h1 अगर y बाय y1 के भी इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बेटा समझ रहे हो बात को? हम एंगल बी और एंगल सी को नहीं इक्वल कर सकते। नहीं, अरे सुनो 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 सुनो, तुमने यही सब शॉर्टकट लगा दिया तुमने। पहली बात तो मैंने जो तुम्हें कहा वो तुमने समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बी और क्यू एक ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है। ठीक है, बी और क्यू एक एंगल के ट्राइंगल्स नहीं है। तो कैसे तुम कह दोगे? बी और क्यू तुम्हें खाली दिया हुआ है एक्यूट एंगल्स हैं। बी और क्यू जो है बेटा ये एक्यूट एंगल्स हैं, ये थीटा नहीं है बेटा, ये क्यू है। एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं और वो दो अलग अलग ट्राइंगल्स में हम ले सकते हैं इस तरीके से। और हमें प्रूव करना है कि अगर साइन बी साइन क्यू के इक्वल है तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। बात समझ में आई? तो अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हो आप कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है सेम ही ट्राइंगल के अंदर है। मैं कह रहा था एंगल बी और एंगल पी को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। एंगल बी को एंगल पी के यस सर। कैसे कर सकते हैं बताओ, कैसे कर सकते हैं? एंगल बी कैसे एंगल पी के इक्वल हो जाएगा? नहीं, कैसे कर सकते हैं? एंगल बी एंगल जब प्रूव करने के लिए कहा गया है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है तो क्लियरली हमें मान के चलना पड़ेगा कि भाई प्रूफ तो तभी होगा ना जब सही होगा। इसका मतलब बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो एंगल बी पी के इक्वल कैसे हो जाएगा? फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते। आइसोसेलेस होगा तो हो जाएगा। तो अब देखो बेटा ध्यान से देखना 1 मिनट। EF जो है आपका, जो कि क्या है, y के इक्वल है। समझ रहे हो बात को? EF जो आपका y के इक्वल है उसको आप कैसे लिखोगे बताओ? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर ना आप ये भी एक काम ये भी कर सकते थे कि छोटा सा एक काम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि जो आपका साइन बी है वो साइन बी कितने के इक्वल था? साइन बी था x बाय एच के इक्वल। तो आप यहाँ पर साइन बी को x बाय एच और x1 बाय h1 जो था उस पूरे को ना k ले लो। तो आपको यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी hk के बराबर मिल जाएगी। एग्री करते हो? और x1 भी क्या मिल जाएगी बेटा आपको? क्या मिल जाएगी बताओ? H1K सर, H1K H1K मिल जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। और इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से कि एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? एच स्क्वायर के स्क्वायर। सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा बेटा? h टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। एग्री करते हो सभी बच्चे? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, EF की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही QR की वैल्यू निकालते हैं। वो किसके इक्वल है बच्चों? y1 के इक्वल है। और वो कितना होगा बच्चों बताओ? h स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यस, और x1 की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? ध्यान से देखना, x1 की वैल्यू किसके इक्वल है? यही आएगा। एग्री करते हो सभी बच्चे? ओके, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ आप लोग कि y बाय y1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? y बाय y1 एच बाय h बाय h1। h बाय h1 के इक्वल आ गई बेटा। ये रहा, ये देखो ध्यान से। ठीक है, मुझे कलर करना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बचपन में कलर नहीं किया था, मुझे कलर करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये h बाय h1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो y बाय y1 है ना वो h बाय h1 के बराबर आ जाएगा। तो y बाय y1 अगर h बाय h1 के इक्वल आ गया तो यहां से तो आपके पास पहले से ही ये h बाय h1 जो है वो x बाय x1 के इक्वल है। तो इन दोनों को अगर क्लब कर दें बेटा, ध्यान से देखना, तो इन दोनों को क्लब कर दोगे अगर आप, तो आप क्लेम ये कर सकते हो कि x बाय x1 इज इक्वल टू y बाय y1, आई एम सॉरी,
इज इक्वल टू h बाई h1, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल DEF सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल तो सिमिलर ही होगा, है कि नहीं बच्चों? यस सर। और ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो एंगल बी तो एंगल क्यू के इक्वल होगा ही, ठीक है। एंगल बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और लेकिन एंगल एफ तो हमने बी लिया हुआ है और एंगल आर को हमने एंगल क्यू लिया हुआ है, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेट इस तरीके से कर दिया बेटा कि ये बी को ना मैं जानबूझ के यहाँ पर अगर ABC ट्रायंगल बना देता ना तो ज्यादा अच्छा रहता, तो आपको ना बी को ये एफ से बराबर नहीं देखना पड़ता और सीधा सीधा बी को आप बी ही एंगल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से DEF बना करके मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पर ट्राइंगल ABC बनाना चाहिए था, बी की जगह पे बी और ई की जगह पे ए और इस जगह पे सी, और ऐसे ही यहाँ पर PQR बनाना चाहिए था जिसमें मैंने उल्टा कर दिया है देखा जाए तो आर को मैंने एंगल क्यू ले रखा है, तो ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। तो आप लोग खुद से क्या करना, आइडिया तो आप लोगों को लग ही गया होगा कैसे करना है। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए था आइडियली, इसकी जगह पे ए लेना चाहिए था, इसकी जगह पे बी लेना चाहिए था, इसकी जगह पे सी लेना चाहिए था और प्रोसेस वही फॉलो करना चाहिए था जो हमने कर रखा है। ये ले लेते, इसकी जगह पे हाँ ऐसे ऐसे ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन आइडिया लग गया किस तरीके से करना था? के इक्वल, बोलो बोलो बोलो। के इक्वल बिना सर, बिना के इक्वल ये करके कोई भी प्रूफ है इसके अलावा कोई? के बिना लिए उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम नहीं लोगे के तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इसको इन्हीं में से x की वैल्यू निकाल लोगे तो h(x1) बाई h1 हो जाएगा, तो वो वैल्यू रख दो तो थोड़ा वो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ सकती है। ओके सर, ओके। ठीक है बेटा, तो मेरी बात समझ में आ गई कि आपको यहाँ पर ई नहीं लेना था, यहाँ पर ए अगर लेते और यहाँ बी लेते तो थोड़ा अच्छा रहता देखने में। वैसे अभी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन अच्छा रहता वो। सो आई होप समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में भले ही लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि बहुत ही आसान था, बट उतना आसान नहीं था। ये सिमिलैरिटी इसमें यूज हो रहा था और सिमिलर ट्रायंगल को यूज करते हुए पहले हमने सिमिलर प्रूफ किया, साइड प्रोपोर्शन में किया हमने सिमिलर प्रूफ किया, और देन उसके बाद बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। आई बात समझ में सबको? यस सर। पर ये तो वैसे थोड़ा कॉमन सेंसिकल भी है ना कि अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो उन दोनों का साइन भी इक्वल ही होगा। कॉमन सेंसिकल है, लेकिन ये चीज आप कैसे कह दोगे? आपको कहीं बताया गया है कि दो एंगल्स का साइन अगर इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आगे की क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर नहीं होगा ये बात वैलिड नहीं होती है कि साइन बी अगर साइन क्यू के इक्वल है तो बी और क्यू बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, हाँ, बी के इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं बी इन टर्म्स ऑफ क्यू, या क्यू के इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बी। तो यही इसी को बताने के लिए तो आपको ये चीज करवाया गया है, ठीक है, कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते हो, आपको पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप कैसे जंप कर गए? जब आप ये कहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको तब ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे, तो आपको तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए कि b इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्यू, है ना। तो जब भी आप कुछ अपने बियॉन्ड जाते हो, अपने अपने लेवल से बियॉन्ड आप जाते हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशन फिर बढ़ जाएगी, फिर आपको उल्टे सीधे जो भी मन में आएगा वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप जब कहते हो कि ये क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहे हो आप, तो क्वाड्रेंट 1 की बात करोगे तो फिर आपसे एक्सपेक्ट ये की जाएगी कि आपको क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 सब पता है आपको, ठीक है, और फिर आपके बाद उसमें घुमा दिया जाएगा आपको। तो ये बात है, इसीलिए हमें अपने मतलब कंस्ट्रेंट में रह के, जो हमारी लिमिटेशन है उसमें रह के आंसर देना चाहिए, और हम ये अपनी मर्जी से अज्यूम नहीं कर सकते थे कि एंगल बी और एंगल क्यू एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं और साइन बी अगर साइन क्यू के इक्वल है तो बी और क्यू बराबर हो जाएंगे। एक्चुअली होता ये है बेटा, होता ये है इसमें कि साइन बी और साइन क्यू अगर इक्वल है ना, तो बी इज इक्वल टू क्यू इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है ना, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू क्या है? एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है, इसके हजारों लाखों करोड़ों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसमें ये जस्ट एक सॉल्यूशन है। मैंने अभी जो है थोड़ा सा कह सकते हो कि मैं अपने इस लेवल से बियॉन्ड चला गया मैं आप लोगों से, तो ये आप समझ लो कि b इज इक्वल टू क्यू इज जस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशंस, बस इतना ध्यान रखना है हमें। सर लेकिन इसमें मेंशन भी तो किया है कि दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स हैं, वेरी गुड। तब तो सर इक्वल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल है ही ना, है ही, वो तो है ही, ठीक है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि एक्यूट एंगल्स दिया हुआ है तो ये है ही, ट्राइंगल की बात कर रहा है वो,
ट्रायंगल के अंदर रह के करना है। तो इसे मैं वो जो अभी अभी जो वैभव कह रहा था ना, मैं उसकी बात को कह रहा था कि तुम ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह ये सब बातें करते हो ना, तो ये चीजें तुम्हें फिर तो तुम्हें उसमें घुमाया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि लिमिटेशन में रह के, मतलब जो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं उसमें रह के फिर हमें बात करनी है। तो ट्रायंगल को सिमिलर किए बिना इसको करना पॉसिबल नहीं है। वैसे जस्ट ठीक है, देखने से लग रहा है साइन, आगे से कहीं क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तुम कर सकते हो ऐसा कि साइन बी साइन क्यू के इक्वल दिया हुआ है तो बी इज इक्वल टू क्यू ले सकते हो। और 10th क्लास में तो यही सॉल्यूशन ही होगा, बी इज इक्वल टू क्यू इज द सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन ही है, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसका आंसर निकालो तो। सर पहले का बना रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों को तो पहले से पता होगा, ये आइडेंटिटीज पहले से मालूम होगी। यस सर। तो ये इसलिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको आइडिया लगे, वो सोचें कि अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। वेरी गुड। सर दूसरे का 41/841। सॉरी। एसी की लेंथ कितनी होगी बच्चों, बताओ। सर 20। वेरी गुड। तो एसी की लेंथ 20 होगी। अब यहाँ पर ना कोई रेशियो वेशियो वाली बात नहीं है, अब सीधा सीधा लेंथ ही हमें पता चल चुका है। तो अब बात करते हैं, एंगल ए बी सी जो है वो थीटा है। तो पहले तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है बेटा, 21। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस 20/29। अब तो आगे निकाल ही लोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। जो सेकंड आइडेंटिटी है वो cos 2x के नाम से भी जानी जाती है ना। सॉरी cos 2 cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा हाँ लिखा। हाँ हाँ बिल्कुल। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 20/29 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये करके देख लो भाई क्या होता है ये ना, 29 का सही तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो 29 के स्क्वायर रूट हो जाएगा। 841 होगा जो कट जाएगा। यस बना जाएगा। हम डायरेक्ट सर वैल्यू कर निकाल के करना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ac स्क्वायर अपॉन ऐसे करके लिख ऐसे कर सकते। तो वो तो वही तो किया है। सर ये तो पता ही है कि 1 होता है तो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी अभी आया नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा ना आइडेंटिटी अभी नहीं आया है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता ना एनसीईआरटी। इसने क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि उनको नहीं पता है कि तुम्हें अभी पढ़ाया नहीं गया है ये, तो उन बच्चों को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को भी पता नहीं होगा, बच्चा एक्सप्लोर करे, ठीक है। ये देखे और फिर उसके बाद अपना दिमाग चलाए कि अच्छा ये कैसे हो गया भाई, 1 के क्यों आ गया। तो फिर बच्चा दिमाग चलाएगा, अच्छा ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर था, ये बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर था, दोनों को ऐड करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली एच स्क्वायर होता है, तो इसीलिए 1 आया था। तो ये एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करती है इस तरह की थिंकिंग, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। बाद में उन्होंने आइडेंटिटी भी एक्सप्लेन कर रखा है। सेकेंड पार्ट में इसका देखो, सेकेंड पार्ट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात चल रही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता ही है cos स्क्वायर थीटा कितना है बेटा, 21 स्क्वायर माइनस 29, 21 स्क्वायर अपॉन में माइनस 29, और ऐसे ही माइनस 20/29 स्क्वायर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आ गया ये, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कोई बताएगा कितना होता है, 841।
841। हाँ, तो 41 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 41/841। यही आंसर है। आ गया सबको? आंसर आ गया? यस सर। यस सर। यस सर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लो बच्चों। बच्चों फिगर भी दिया हुआ है। सर ये थोड़ा ना फिगर इसकी, नहीं है सर ऊपर वाली फिगर होगी सर, ये नहीं है। यही है 8.1 यही को है लिखा 8.12, यही तो है। फिगर So 7/25 and 24/25. यस सर सही है, ओके, ये आ वेरी रहा है। गुड। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किसने भेजा हुआ है भाई? तुम लोगों में से किसी ने भेजा है? यस सर, मैंने भेजा था सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 7/25 and 24/25. ओके, तो यहां से आप देख सकते हो ओपी की लेंथ दी हुई है 7 और ओक्यू माइनस पीक्यू दे रखा है बेटा 1। तो एक काम करें, ओक्यू को क्यों ना पीक्यू को क्यों ना एक्स ले लें, तो ये x+1 हो जाएगा। अगर हम क्यूपी को x ले लेते हैं तो ओ क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x+1। ठीक है, लेट ओपी इज इक्वल टू सॉरी क्यूपी इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ जाएगा आपका ओ क्यू। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भी, हो गया। x² + 7² इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर। x की वैल्यू 24 आ गई बेटा, और ये आ गई 25। अब निकालना क्या है? साइन क्यू। सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। एग्जैक्टली। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन है भाई? क्यू के सामने वाला साइड देखो ध्यान से, कौन है? 7 है। हाइपोटेनस 25। कॉस कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या होगा? एडजेसेंट साइड। क्यू का एडजेसेंट साइड कौन है? यही तो है। 24। ये आंसर है, यही निकालना था बेटा, हो गया काम। तो पहला जो एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट हैं देखा जाए तो। तुम लोगों की कोर्स में ना ट्रिगोनोमेट्री जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसमें 3 कोर्स है। एक है डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चंस करना बचा हुआ है हमारा। और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये और कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यूज। ठीक है, जैसे साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, ये सब सारी चीजें। और फाइनल कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जैसे अभी अभी जस्ट किया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो 3 मेन कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हो ब्रॉडली 4 कॉन्सेप्ट है, जब आप स्पेशल वाले एंगल को अलग ले लोगे तो। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस करते हैं, एक और देखते रुको। भाई मॉड्यूल से दे दो। मॉड्यूल में भी ऐसे ही होंगे बेटा, ये स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, ऐसे ही रहता है।
सर मैथ भी होगा आज। 49 में 49 में 49 अपॉन 54। एक मिनट रुक जाओ, बताता हूं मैं। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। ओके, तो साइन और कॉस निकाल लें क्या इसमें से? क्या कहते हो बच्चों, यही तो होगा 7k और 8k। ये कितना हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? सर रूट 113। सर रूट 113 नहीं करते, एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं ये कि इसको ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले पार्ट में, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, साइन थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। यस सर। आएगा ना? तो इसको ना लिखने का एक तरीका होता है, साइन थीटा का स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिखते हैं, साइन का स्क्वायर कर देते हैं और थीटा लगा देते हैं, मतलब ये साइन थीटा होल स्क्वायर को लिखने का ये तरीका होता है। आई बात समझ में? इसको आप ऐसे मत लिख देना, साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर है, उसको आप ऐसे 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 मत लिख देना बस। इसका मतलब हुआ कि ये थीटा का स्क्वायर हो रखा है, एंगल का स्क्वायर हो रखा है। इसका मतलब होता है बेटा एंगल का स्क्वायर हो रखा है, तो ये मत लिख देना बस खाली, ठीक है, ये गलत तरीका है। साइन थीटा के स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिखा जाता है, जो आप देख पा रहे होगे, इस तरीके से लिखा जाता है। और एक बात और, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, जो स्किप नहीं करना चाहिए था मुझे, कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या होता था बेटा, कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा को भी हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये यहाँ आ जाएगा तो वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ आएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसको तुम ये मत लिख देना साइन थीटा की पावर -1 होती है, ये वैल्यू जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों चीजें, इसका मतलब ये होता है साइन थीटा की पावर -1। तो इसको तुम ऐसे मत लिख देना साइन इनवर्स थीटा, ऐसे मत लिख देना, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। साइन थीटा की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ना कि इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन पावर अगर -2 है तब लिख सकते हैं इस तरीके से, खाली 1 के केस में नहीं लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं? ये अलग चीज होती है, साइन इनवर्स अलग होती है, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ठीक है। सर साइन इनवर्स थीटा क्यों लिखेंगे हम, साइन की पावर -2 को? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे साइन थीटा की पावर -2 है मान लो, ठीक है, समझ रहे हो बात को, -2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब जानते ही हो ना, पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये -2 थीटा इस तरीके से लिख सकते हो। जनरली लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, नो डाउट, ये लिखते नहीं है, इस तरीका लिखने का मतलब कस्टम नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप लिख सकते हो। खाली 1 के केस में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 जो है ना वो इनवर्स हो जाता है, मतलब ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, इक्वल नहीं है ये, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ 1 अपॉन साइन थीटा, इसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और इसका मतलब होता है साइन इनवर्स थीटा। अब ये चीज मेरे ख्याल से भी जानने की जरूरत नहीं है, ये रहने देते हैं, ठीक है। इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन वो काम का नहीं है, तो अभी हम लोग इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं, बस खाली इंफॉर्मेशन के लिए था। तो अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा साइन, आप जानते हो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो साइन थीटा का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 1 का स्क्वायर होना चाहिए और फिर साइन थीटा का स्क्वायर होना चाहिए था, इस तरीके से। और ऐसे ही नीचे भी क्या होना चाहिए था, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, करेक्ट है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बात समझ में आई सबको? यस सर। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, इस तरीके से अगर सोचे ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि
कॉट थीटा दिया हुआ था कितना 8/7, मतलब सॉरी 7/8, तो ये 7 हो जाएगा, ये 8k हो जाएगा। तो आपने कितना बताया था बच्चों, 1√113? यस तो सर सर ये यस। तो अब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देख लो बेटा, 8k² / 113k² अपॉन में 1 - 7k², आई एम सॉरी 64 होगा, ये 64 होगा, स्क्वायर करने पे 64 होगा। हाँ 49/113k²। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, एलसीएम लोगे तो 113k² एलसीएम हो जाएगा, 113 - 64k², और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये आ जाएगा 113k², और ये 113 - 49k²। तो ये आ गया k² से k² कैंसिल, ये पूरे से पूरा कैंसिल, और ये ऊपर आ जाएगा कितना, कोई बताओ भाई। 49 49 अपॉन 64 आएगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ओके, वेरी गुड। सर ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। हाँ क्यों आया, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा भी कई बच्चे जानते होंगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये यस साइन सर। स्क्वायर थीटा होता है, तो उस तो वजह उसका से प्रूफ कुछ है 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैसे हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, पिछली बार पढ़ा था, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो ये कितना तुमने जो पूछा है ना, ये कितना बच्चे वाला क्वेश्चन पूछा है तुमने। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी देर पहले देखा था ना, 1 होता है ये। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये हमेशा थोड़ी बन सकता है, उस क्वेश्चन में हुआ होगा 1, ऐसा हो सकता है, जरूरी थोड़ी है ऑलवेज ट्रू है। तो ये भी देखेंगे हम लोग कि ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि भाई ऑलवेज ट्रू थोड़ी हो सकता है, लेकिन होता है नेचुरली। और यहाँ से आप कह सकते हो ना कि 1 - sin स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से, ये जो साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाओगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये तो है, कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है, ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, समझ में आ जाएगा। कोई टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस डेफिनेशन के ऊपर फोकस रखना, डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद तो सब कुछ आसान ही है। मैट में कितना बचा हुआ है, मैट में हमारा कितना बचा हुआ है कोर्स? कैलेंडर वाला चैप्टर। कैलेंडर और क्लॉक कैलेंडर क्लॉक। कैलेंडर और Yes, क्लॉक sir, पूरे बिल्कुल। 1.5 घंटे चलेंगे। पूरा कैलेंडर और क्लॉक जो है ना, पूरा 1-1.5 घंटे का टॉपिक है वो एक दिन पूरा दिन बहुत बड़ा टॉपिक है। सर उसमें मैथ्स बहुत इन्वॉल्व है उसमें। हाँ मैथ्स है उसके अंदर, तो वो तो लास्ट में कराऊंगा मैं, वो अगली क्लास में देखते हैं, वो अगली क्लास में पूरा वही करना होगा फिर। 1 मिनट रुक जाओ, और क्या बचा हुआ है, चलो कंप्लीट करते हैं, इसी को करते हैं, रुक जाओ। चलो बेटा ये क्वेश्चन करो। वन सेकंड का 0, फर्स्ट का 1 सेकंड का। सर शायद एक नया बच्चा आया होलोकॉस्ट नाम से हमारे क्लास में। हाँ मैं केल्विन भी तो यही शायद नोटिस कर रहा था। सर मैं आदित्य सिन्हा हूँ। सर हिटलर का बहुत बड़ा फैन है लग रहा है। सर मैं आदित्य सिन्हा हूँ। ओके ओके, तभी मैं देख रहा था, बताया क्यों नहीं तुमने? तुझसे पूछ रहा था ना मैं तब से कि ज्वाइन किया कि नहीं, तो बताया नहीं तुमने। सर वो कुछ देर पहले ही ज्वाइन हो पाया। ओके देखो बेटा ध्यान से देखो, AC तो आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले तो इसको 1k ले लेंगे, tan a दिया हुआ है 1/√3, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, तो इसको 1k ले लेंगे और इसको √3k ले लेंगे। बेटा घबराना बिल्कुल नहीं है, ये अपना प्रैक्टिस से करोगे ना, 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। नई चीज है ना भाई,
tan A क्या होता है? tan A होता है किसी भी एंगल A के लिए टेंजेंट जो है उसके अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के रेशियो को कहा जाता है उस एंगल का, A एंगल का टेंजेंट। तो ये थोड़ा एडजस्ट होने में मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो। 2-4 दिन करोगे ना तो फीलिंग आ जाएगी कि ये है क्या, पूरी तरह से आप अंदर एसिमुलेट कर लोगे इस चीज को कि tan A क्या होता है। अब बात करते हैं हम sin A cos C। ओके जी, सारे साइड पता चल चुके हैं, तो अब पहला पार्ट है बेटा sin A। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर निकाल दिया है, वेरी गुड। ये sin C है, ये cos था। तो sin A की बात करें sin A की बात करें तो वो हो जाएगा k/2k। cos C की बात करें तो cos C क्या होगा भाई, 1/k/2k प्लस cos A कितना होगा बेटा, √3k/2k। sin C कितना होगा, √3k/2k। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो देखो, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, k से k, सब k कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 1/4, और इधर क्या आएगा 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे ना, √3 होता है, 2 जा 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 आ आएगा। जाएगा। वेरी गुड, यही आंसर है, मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर यही है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो ये हो जाएगा cos A तो अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना था, √3k/2k, √3k/2k, और इंटू में cos C कितना है बेटा, cos C भी निकाला था k/2k, माइनस sin A भी निकाला हुआ था, कितना निकला था k/2k। सीधा सीधा 1/2 भी लिख सकते हैं, वैसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। sin C कितना हो जाएगा, √3k/2k, k से सब जगह कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके में पास आंसर को माइनस कर दो तो 0 आ। वेरी गुड, √3/-√3/4 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आंसर है, हो गया, यही करना था इसमें। सर फर्स्ट वाले पार्ट में अगर बोर्ड में आए तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी कर सकते हैं ना, जैसे cos C को हम sin 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी जल्दी, ट्रू फॉल्स है ये। वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। बिल्कुल, जब जब ऐसा हो जाएगा, मतलब है परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं ना, अपोजिट साइड जब बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तब आप देख ही सकते हो, ठीक है, देख ही सकते हो कि ये y/x होगा tan थीटा, इस केस में बात करें तो tan थीटा इस केस में y/x होगा, और ये क्लियरली 1 से ज्यादा है बिकॉज इसका न्यूमरेटर ज्यादा है x से। और इस केस की बात करें तो इस केस में tan थीटा देखो ध्यान से, अगर ये a और ये b है तो tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, a/b। तो इस केस में क्लियरली ये लेस देन 1 है, ठीक है। और इस केस की बात करें तो ठीक है, यही थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि इस केस में मान लो कि ये P है और ये Q है, तो P और Q तो बराबर हो जाएंगे ना, 45 एंगल होगा तो tan थीटा 1 हो जाएगा। हाँ जी, जीरो होता है, ये जीरो कहाँ जीरो है, tan थीटा 1 हुआ ना इस केस में, P और Q बराबर हो जाएंगे तो हो सकता है ये। अरे एक बात बताओ भाई, कॉमन सेंस बताओ मुझे कि तुम एक ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बना सकते हो क्या, ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता है क्या, जरा मुझे बताना। बना सकते हैं सर। हो गया, बात खत्म है। इस केस में tan 45 डिग्री जो भी है, इसी 45 को तुम अगर थीटा बोल देते हो, 45 को ही तुम थीटा बोल देते हो, tan थीटा 1 नहीं हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो लेंथ है वही तो ये लेंथ है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हो जाएंगे ना बेटा। आई बात समझ में। सेकंड पार्ट देखो जल्दी जल्दी, सेकंड पार्ट देखते हैं। sec A is equal to 12/5 for some value of angle A, yes it is true। नो सर, नो सर, यस सर, ट्रू। सर ट्रू, सर ट्रू सर नो ट्रू, ट्रू है, ये क्यों, सर ट्रू, क्योंकि ये 12 कह रहे हैं और ये 5 कह रहे हो, तो हो ही सकता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता ही है, ये सर हो सकता है। ठीक है। अंडर रूट ये कितना हो जाएगा भाई, सर 144। तो उसको, सर तो फिर उसको क्या लेंगे फिर? हाँ तो क्या लेंगे, ये लेंगे और क्या लेंगे, बोलो क्या लेंगे।
अंडर रूट 119। मतलब सर न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा यस, वेरी गुड, छोटा होगा तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा ट्रू होना होगा। चाहिए। वैसे सेक ए का डेफिनेशन क्या होता है? सेक ए का डेफिनेशन होता है हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, और ये हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस एडजेसेंट से बड़ा होना चाहिए, तो है, बिल्कुल है। हाइपोटेनस बड़ी वैल्यू है, मतलब 12 दिया हुआ है, 12/5, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपको, ये बात बिल्कुल ट्रू है। आई बात समझ में सबको? सर यस सर। सर थर्ड देखो, थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ो। cos A is the होगा सर। equation used in cosecant। yes सर कोसाइन के लिए बताएं। यस yes सर very good। cosecant नहीं होता है, कोसाइन के लिए होता है। yes, यहाँ कोसाइन रहता तो ट्रू हो जाता। ठीक है, cot A is product of cot and A। नो सर फॉल्स। भाई cot कोई नंबर थोड़ी होता है, cot कोई नंबर थोड़ी होता है कि मल्टीप्लाई हो गया A के साथ। जैसे √4 है तो क्या ऑपरेशन है कहेंगे? रूट, हाँ यस, ये जो है ये क्या है? ये रूट का 4 से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ना हो रखा है, एक सिंबल है। तो साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फॉल्स सर, 3 लेस देन 4 है, हाइपोटेनस का बेटा नहीं हो सकता। यस वेरी गुड। हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड होता है। हाइपोटेनस जो है वो ऑलवेज बड़ा होना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। ये सर मैंने क्या अपोजिट लिखा? साइड बाय हाइपोटेनस। हाँ, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस होता है, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस होगा तो ये, हाँ, अपोजिट हमेशा इससे छोटा होता है। ये वैल्यू जो है ये ऑलवेज लेस देन 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो ग्रेटर देन 1 कर दिया, तो ये फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे और मैथ करेंगे। देखते हैं अगली क्लास में थोड़ा सा मैथ्स और बाकी मैथ करेंगे। यस सर। यस सर ओके सर। 20 मिनट्स एक्स्ट्रा Okay, क्लास कब होगा? सर अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सर।